अच्छा, इससे पहले कि हम ग्रामर के रूल्स पढ़ने शुरू करें, ये पता चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये ग्रामर है क्या चीज, एंड स्पेसिफिकली इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है। लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, बीइंग नॉटी द फादर स्लैप्ड हिज सन। अब द फादर स्लैप्ड हिज सन, ये बात तो हमें समझ आती है कि वालिद साहब ने बेटे को एक चपत रसीद कर दी। ठीक हो गया। लेकिन ये जो पहले हमारे पास दो अल्फाज हैं, बीइंग नॉटी, इसका मतलब है शरारती होने की वजह से। अब इस सेंटेंस का तर्जमा बनता है, शरारती होने की वजह से अब्बा जान ने बेटे को एक चपत लगा दी। तो ये बड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि शरारती कौन था, क्योंकि इससे तो जो मानी निकल रहे हैं वो तो ये है कि अब्बा जान शरारती थे। आई एम सॉरी टू से दैट। तो ये गड़बड़ क्यों हो गई है? ये गड़बड़ इस वजह से हो गई है कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं लिखना आता। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिखना आता? क्योंकि ग्रामर नहीं आती। ग्रामर यानी लैंग्वेज के रूल्स, कि कौन से लफ्ज को किस जगह पे रखना है, तो वो क्या मानी देगा। तो अगर यहां से हमें पता ये चला कि अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक तरह से नहीं करना आता, तो उसके नतीजे में मानी कुछ से कुछ बन जाएंगे। एंड बाय द वे, यहां पर हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है ग्रामर के लिहाज से वो ठीक है, लेकिन वो स्ट्रक्चर बना के हमने जो मीनिंग्स कन्वे करने थे वो मीनिंग्स नहीं कन्वे कर पाए। इनफैक्ट जो हम कहना चाहते थे वो ये था, बीइंग नॉटी द सन वॉज स्लैप्ड बाय हिज फादर। शरारती होने की वजह से बेटे को अब्बा जान से एक चपत पड़ी। तो इसमें अब क्लियर है कि शरारती कौन था, बेटा शरारती था। तो हुआ क्या कि हमें अपनी थॉट जो हमने कन्वे करनी थी, उस थॉट को कन्वे करने के लिए करेक्ट पैटर्न नहीं पता था। उस वजह से हमने इनकरेक्ट उल्टी थॉट पेश कर दी। तो यहां से हमें ये बात सीखनी है कि सेंटेंस में सही थॉट कन्वे करने के लिए हमें सेंटेंस का सही पैटर्न रिक्वायर्ड होता है। अगर हम सही पैटर्न नहीं यूज करेंगे तो थॉट कुछ की कुछ कन्वे हो जाएगी, और रीडर को या लिसनर को और ही मानी समझ में आएंगे। देयरफॉर ग्रामर की हमें जरूरत है, जो हमें ये रूल्स बताती है कि किस तरीके से हम सेंटेंस में अल्फाज को कहाँ रखेंगे तो हमारे सही मानी कन्वे होंगे। सो एक ये एस्पेक्ट हमने देखा। अब एक और एस्पेक्ट देखते हैं। हमारे पास ये एक सेंटेंस नुमा कोई चीज लिखी हुई है, शी इज एन वुमेन। तो यू नो इट वेल कि ये एन, यहाँ पर एन नहीं आना था, आ आना था। शी इज अ वुमेन। तो ये इनकरेक्ट लफ्ज यूज कर लिया। तो ये मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि हमें लफ्ज के इस्तेमाल का तरीका नहीं आता। तो इससे पता क्या चला कि ग्रामर क्या हमें बताती है कि कौन से लफ्ज को किस मौके पर इस्तेमाल करेंगे तो वो करेक्ट होगा। तो अल्फाज का करेक्ट इस्तेमाल वो सिखाती है ग्रामर। नेक्स्ट आप देखिए, शी इज अ वुमेन, हमने वो लफ्ज सही कर लिया, लेकिन फर्स्ट लेटर हमने कैपिटलाइज नहीं किया। एज अ रिजल्ट क्या हो गया? मिस्टेक हो गई। सो कहां पर लेटर्स को कैपिटल करना है, कैपिटलाइज करना है, कहां पर स्मॉल लिखना है, ये बातें भी हमें ग्रामर ही बताएगी। देन शी आर अ मैन, तो यहां पर मैन के लिए हमने प्लूरल वर्ब यूज कर दिया आर, और प्रोनाउन जो है वो फेमिनन वाला यूज कर दिया। तो यहां पर इस सारी डिस्कशन में से निकलता क्या है कि अल्फाज कब, कहां और किस तरह से यूज करने हैं, एक बात, किस हालत में यूज करने हैं, और उसके साथ एक और भी चीज एसोसिएटेड है। अब देखिए, एक ही लफ्ज है हमारे पास यस, और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब इसी लफ्ज को हम फुल स्टॉप के साथ लिख देते हैं, इसी लफ्ज को हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिख देते हैं, एंड देन
कॉमा के साथ लिख देते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये चारों मर्तबा जब हमने यस लिखा है तो इसके एक ही मानी है? नो, नॉट एट ऑल। वाई? हमने आगे जो साइंस लगाए हैं, पहले क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर दूसरी मर्तबा हमने फुल स्टॉप दे दिया है, देन एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया एंड देन हमने कॉमा दे दिया। ये जो साइंस हैं ये भी मानी को बदल कर रख देते हैं। तो ये साइंस भी जहां पर वर्ड्स और वर्ड्स का एप्रोप्रिएट यूज वो ग्रामर के अंदर हम सीखते हैं, वहां पर ये साइंस हमने कहां पर यूज करने हैं ये भी ग्रामर का ही हिस्सा है। अगर हमें ये साइंस जिन्हें हम ग्रामर की जुबान में कहते हैं पंक्चुएशंस, ठीक है, ये पंक्चुएशंस हमें यूज नहीं करने आते तो यू कैन सी कि इससे कितना बड़ा मानी के अंदर फर्क पड़ जाता है। अगर हम यस के आगे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो इट मींस यस, ठीक है। अगर हम यस कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम अफर्मेशन कह रहे हैं। अगर हम यस के आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोनों के मानी में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। इसी तरह से बाकी दो के साथ भी मामला है। तो कलेक्टिवली हमें पता ये चला कि ग्रामर अल्फाज के सही इस्तेमाल का तरीका बताती है, उनकी सही तरतीब बताती है, उसके साथ साथ अल्फाज की अपीयरेंस, ये अपीयरेंस का मसला है। जैसे यहां पर शी इज अ वुमेन में एस स्मॉल हमने लिखा है, ये इसकी अपीयरेंस का मसला है। तो वर्ड्स की अपीयरेंस भी बताती है कि आपने उसकी वर्ड्स की अपीयरेंस कैसे रखनी है, यानी कैपिटलाइज करना है या स्मॉल करना है। एंड देन जो लैंग्वेज के अंदर साइंस एंड सिग्नल्स हैं जिन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, ठीक है जी, इनका यूजेज भी बताती है। और इन सब के साथ मानी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें ग्रामर सिखाती है और इन्हें सीख कर हमने सही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। और पर्पस इसके पीछे क्या है कि जो हम कहना चाहते हैं रीडर को वही समझ आए। वाई? एग्जाम में हमने पेपर सॉल्व करके एग्जामिनर के हवाले कर देना होता है और वो चला जाता है मार्क करने वाले असातिज़ा के पास। अब वहां पर हम खुद तो साथ बैठे नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही हम उन्हें फोन करके कह सकते हैं कि हुजूर हमारे इस लफ्ज का ये मानी लीजिएगा या हमारे इस सेंटेंस का ये मानी लीजिएगा, लफ्जों को छोड़ें, तो ये तो पॉसिबल नहीं। वहां पर आपके वर्ड्स ने बोलना है तो वो करेक्ट होंगे और एग्जैक्टली आपने वो वर्ड्स लिखे होंगे जो बात आप कहना चाहते हैं, तो ही एग्जामिनर को सही बात समझ आएगी। और अगर सही बात समझ आएगी तो ही वो आपको मार्क्स देगा एग्जामिनर, अदरवाइज यू नो कि क्या होगा। ठीक है। सो फॉर दीज रीजंस हम ग्रामर सीखते हैं और ग्रामर इस चीज का नाम है कि हम अल्फाज को सही लिखते हैं, सही ऑर्डर में लिखते हैं और उसके साथ जो पंक्चुएशन मार्क्स हमने यूज करने होते हैं वो भी करेक्ट यूज करते हैं। ठीक हो गया। सादा लफ्जों में इंग्लिश जुबान के बोलने लिखने के जो उसूल हैं उन उसूलों के मजमूए का नाम है इंग्लिश ग्रामर। ठीक हो गया जी। ये तो हो गई इंग्लिश ग्रामर के तारुफ की बात। अब आप देखिए, हम एक क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं। क्वेश्चन है, डू यू टीच इंग्लिश? आई से नो आई डू नॉट, और मैं ये भी कह सकता हूं नो आई कैन नॉट। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इफ आई से आई डू नॉट तो इसका मतलब है कि मैं नहीं पढ़ाता, मीनिंग देयर बाय मैं पढ़ा सकता हूं लेकिन मैं नहीं पढ़ाता। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड। एंड इफ आई से नो आई कैन नॉट तो इसके मानी आपको क्लियर समझ आ रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एंड यूजुअली हम इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं कि जहां पर हमने कहना होता है आई डू नॉट, वहां पर हम कह जाते हैं या लिख जाते हैं आई कैन नॉट।
और जहां आई कैन नॉट कहना या लिखना होता है वहां हम कह देते हैं आई डू नॉट। तो ये सारी की सारी बातें हमें किसने समझानी है? ये हमें इंग्लिश ग्रामर नहीं समझानी है कि कहां पर आपने क्या कहना है। ठीक हो गया। सो एक और एग्जांपल देखिए, ही वेंट टू हिज होम, और दूसरा है ही वॉज गोइंग टू हिज होम। अब देखें, हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेम है। सब्जेक्ट है ही और टू हिज होम ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया। वर्ब हमारे पास पहले सेंटेंस में ही वेंट टू हिज होम, यहां पर वर्ब है वेंट, और दूसरे सेंटेंस में ही वॉज गोइंग टू हिज होम, यहां पर वर्ब है वॉज गोइंग। अब वेंट जब वर्ब इस हालत में है तो इसके मानी और है, और वॉज गोइंग जब वर्ब इस हालत में है तो इसके मीनिंग्स और है। यानी ये भी इंग्लिश ग्रामर ही हमें बताएगी कि लफ्ज की बनावट जब तब्दील होती है तो उसके नतीजे में मानी में क्या तब्दीली आएगी। जब हमें ये उसूल पता होगा तो फिर हम सही थॉट को इस्तेमाल करने के लिए, सही थॉट को पहुंचाने के लिए रीडर तक अल्फाज को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दैट इज व्हाट ग्रामर डज। अब हम आ जाते हैं जी, ग्रामर को बाकायदा शुरू कर देते हैं। अभी तक तो ग्रामर और उसका तारुफ और उसकी जरूरत और उसकी अहमियत, इन चीजों पर बातें हुई। अब हम आ जाते हैं कि ग्रामर है क्या चीज। ओ सॉरी, फिर ग्रामर पे चला गया। लफ्ज किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज अ वर्ड? तो हमारे पास एक हर्फ लिखा हुआ आ गया सामने, आ, एंड यू नो इसका मानी है, इसका मानी है एक। ठीक हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास एक लफ्ज लिखा हुआ आ गया, आहा। अच्छा, इसके भी मानी है खुशी के मौके पे बोला जाता है। एंड देन टॉम, इसके मानी है किसी बंदे का नाम है। कम, ये एक वर्ब है। ठीक हो गया। एंड देन पोलाइटली, ये एक एडवर्ब है, इसका भी अपना मानी, कम का भी अपना कंप्लीट मानी है, पोलाइटली का भी अपना मानी है। तो वर्ड की डेफिनेशन फिर कुछ इस तरह से हुई कि कोई भी हर्फ या कोई भी लेटर या लेटर्स का मजमुआ जो कुछ मानी कन्वे करता हो। मैं दोहरा देता हूं, एनी लेटर और एनी साउंड दैट कन्वेज सम मीनिंग्स इज कॉल्ड अ वर्ड। अब मैं दोहरा देता हूं, हमारे पास ये एक सिंगल लेटर है आ। ठीक है जी, ये मानी कन्वे करता है। इट मींस एटलीस्ट इसका एक मानी है वन। इफ आई से अ बुक, इट मींस वन बुक। ठीक हो गया। तो ये सिंगल लेटर है, मानी दे रहा है, देयर फोर दिस इज अ वर्ड। इसी तरह से एक और सिंगल लेटर है, वो कौन से वाला? आई। ठीक है, जैसे इफ आई से आई वॉन्टेड टू से आई एम अ बॉय, ये हर बुढ़े बंदे की ये आरजू होती है, वो अपने आप को यही कहे आई एम अ बॉय। लेकिन चलें, लेट मी एंजॉय। इफ आई से आई एम अ बॉय, तो इसमें आई ये एक सिंगल लेटर है और इसके अपने कंप्लीट मीनिंग्स हैं, देयरफॉर ये सिंगल लेटर भी एक वर्ड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेफिनेशन में। मैंने अभी एक बात कही थी, कोई भी ऐसी साउंड जो अपने कोई मानी रखती हो, उस साउंड को भी हम वर्ड कहते हैं। जैसे आहा। अब आहा के मानी डिक्शनरी में कुछ भी नहीं मिलेंगे। वहां पर अगर मिलेंगे तो क्या मानी मिलेंगे कि ये एक ऐसी साउंड है जो खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए निकाली जाती है। तो क्योंकि इस साउंड के मीनिंग्स हैं कुछ, ठीक है, वेल अंडरस्टूड एंड वेल डिफाइंड मीनिंग्स हैं, देयरफॉर ये साउंड भी जो है ये वर्ड है। ठीक हो गया। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ये तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हैं कि टॉम या कम या पोलाइटली, इनके क्योंकि बाकायदा मीनिंग्स हैं, देयरफॉर ये वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स हमने किन चीजों को कहा कि कोई भी लेटर या कोई भी साउंड या ग्रुप ऑफ साउंड्स, जैसे पोलाइटली, पोलाइटली
तीन साउंड्स ये आपस में मिली हुई है, ग्रुप ऑफ साउंड्स है, ठीक है। तो कोई भी लेटर या साउंड या ग्रुप ऑफ साउंड्स जिसके मानी हो उसको हम कहते हैं वर्ड। ठीक हो गया जी। वर्ड को समझ लेने के बाद अब हम आते हैं सेंटेंस किस चीज को कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये सर डेफिनेशन तो हम इसकी देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलर्ट देना चाहता हूं यहां पर कि सेंटेंस को इजी नहीं लेने का। वाई? ये हमारी पीस ऑफ राइटिंग का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो सेंटेंस करेक्ट लिखना ये बहुत अच्छी बात होती है। करेक्ट सेंटेंसेस के ऊपर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हाउएवर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा इस वक्त टॉपिक है व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस कहते किस चीज को है? तो सेंटेंस आप देखिए, एक मैंने वर्ड लिखा है और उसके आगे है एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टॉप। ये अपने कंप्लीट मीनिंग्स देता है। ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन ये एक कंप्लीट थॉट कन्वे करता है। रुक जाओ, ठीक है, इसका मानी है रुक जाओ। तो ये कंप्लीट मीनिंग्स दे रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे करता हो, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे करता हो, उसको हम कहते हैं कि ये सेंटेंस है। जैसे स्टॉप, रुक जाओ, ये कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन वर्ड। देन कम इन, अंदर आ जाइए। सो दीज आर टू वर्ड्स और ये कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं, तो ये भी सेंटेंस है। देन टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल, टॉम एक नॉवेल पढ़ रहा था, ये कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ सेंटेंस। देन एक और एग्जांपल देखिए, यंग टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एंड began to tease him, but he did continued। है ये क्या कर दिया, ये मैंने सेंटेंस ही गलत लिख दिया, इन्ना लिल्लाह। ये टाइपिंग एरर हो जाता है भाई, उसकी माजरत। ओके, ओके, हम इस पर बात कर रहे थे। यंग टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एंड began टू टीज हिम, बट ही कंटिन्यूड हिज रीडिंग। इतने ढेर सारे अल्फाज, आई डोंट नो 12 15 18 कितने हैं। अब ये क्या कन्वे कर रहा है, ये भी कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है। ठीक हो गया। तो कोई भी वर्ड, सेंटेंस की डेफिनेशन फिर क्या बनी, कोई भी वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर दे, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे करे। लफ्ज को ध्यान में रखिएगा, मैंने क्या कहा है, कंप्लीट मीनिंग्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग्स कन्वे कर दे, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे स्टॉप, या कम इन, या टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल, या यंग टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एंड began टू टीज हिम, बट ही कंटिन्यूड हिज रीडिंग। तो ये कंप्लीट थॉट है, देयरफॉर ये भी सेंटेंस है। यहां से पता हमें ये चला कि सेंटेंस सिंगल वर्ड भी हो सकता है। और बाय द वे, मेरे अगर मुझे गलत याद नहीं है तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स के अंदर भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं। बट आई डू नॉट विश एंड डिजायर एंड सजेस्ट कि आप ज्यादा लंबे सेंटेंसेस लिखें, मैं ये एडवाइस नहीं करता। ठीक है, इन द बिगिनिंग हमें क्लियर और मुख्तसर सेंटेंसेस लिखने हैं। बहरहाल, ये जो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स के अंदर जाके सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, वो इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्या कहें, आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल किस्म के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और लेंथी हो जाते हैं। रीडर के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको समझना कंप्लीट मीनिंग को।
इसलिए इतने लंबे सेंटेंसेस सजेस्ट नहीं किए जाते। हाउएवर बड़े राइटर्स ने लिखे हैं एंड दे डिड दैट। अच्छा, अब सेंटेंस को समझ लेने के बाद एक और भी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। सेंटेंस की एक निशानी होती है, उसके आखिर पे पंक्चुएशन मार्क होता है। वो कौन कौन सा पॉसिबल है? या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है यहां पर आकर मेरी थॉट कंप्लीट हो गई है, बात मुकम्मल हो गई है। ठीक है, और ये फुल स्टॉप की तरह ही एक्ट करता है। ठीक हो गया, जैसे कम इन के आगे भी, और टॉम वाज रीडिंग अ नॉवेल, यहां पर आके थॉट कंप्लीट हो गई तो फुल स्टॉप। ठीक हो गया। सेंटेंस जब लिखा जा रहा है एंड इसके आखिर पे आप देखें क्वेश्चन मार्क। तो एक कंप्लीट सेंटेंस के आखिर पे कौन कौन से पंक्चुएशन पॉसिबल है? 3 पंक्चुएशन पॉसिबल है। अगर उसमें कोई सवाल पूछा गया सेंटेंस में तो उसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर कोई आप कह लीजिए एक्सक्लेमेशन है, यानी जोर से पुकार कर कुछ बात कही गई है, या इमोशंस के अंडर कोई बात कही गई है, तो उसके आखिर पे पंक्चुएशन मार्क ये आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये भी सेंटेंस के कंप्लीट हो जाने की निशानी है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनके आखिर में हम ये डॉट लिखते हैं, जिसको ग्रामर में आप कहते हैं फुल स्टॉप। तो एक कंप्लीट सेंटेंस के आखिर में हमेशा इन तीनों में से कोई एक लाजमी लिखना है हमें। ठीक हो गया। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेंटेंस, कि वो सेंटेंस की नेचर क्या है। इन पर बातें साथ साथ ग्रामर जब हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ बातें होती रहेंगी। यहां तक हमने समझ लिया कि सेंटेंस किस चीज को कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं जरा, सेंटेंस से आगे की बात, वो क्या है? फ्रेज किस चीज को कहते हैं? ये बेसिक टर्म्स हैं, ये हमारे माइंड में क्लियर हो जाएंगी तो हमें ग्रामर पढ़नी बड़ी आसान हो जाएगी। तो एक सेंटेंस देखिए, इन द इवनिंग टॉम वॉज रीडिंग अ नॉवल विद अ पेपर बैग। ठीक हो गया। इसमें आप देखिए ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके आखिर पे फुल स्टॉप लिखा हुआ है और ये मीनिंग्स कंप्लीट दे रहा है कि शाम को टॉम एक नॉवेल पढ़ रहा था और नॉवेल की जो जिल्द थी वो पेपर की थी। ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है। इस कंप्लीट थॉट में पहले तो बात यह है कि दिस इज अ सेंटेंस ग्रामर के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट है, एक रूल्स को फॉलो करके कंप्लीट स्ट्रक्चर है और कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है, देयर फोर दिस इज अ सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दो चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है। एक है इन द इवनिंग और एक है विद अ पेपर बैग। ये क्या चीजें हैं? इन द इवनिंग, इसको अलग करके लिख लेते हैं। तो इनको अगर हम देखते हैं 3 अल्फाज को, तो पहली बात ये कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। ये पूरे सेंटेंस में से ये वर्ड्स उठा के हमने अलग किए हैं। तो इन द इवनिंग ये क्या है? ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। दूसरी बात ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मानी ये होता है कि एक से ज्यादा लफ्ज। whenever we say group of words, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा लफ्ज पर मुश्तमिल है। तो इन द इवनिंग 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो अभी तक दो बातें इसके लिए हमारे सामने आई हैं। एक तो ये कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, दूसरे ये कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और तीसरे मानी के लिहाज से ये इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करता है। इन द इवनिंग इसका मानी है शाम को, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं कन्वे करता, ये इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करता है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होते हैं और इनकम्प्लीट मीनिंग्स कन्वे करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये फ्रेज है। हैव अ लुक एट दिस, विद अ पेपर बैग। ठीक है जी, जिसकी जिल्द
कागज की थी। ठीक है, अब ये क्या है, आप यू कैन सी कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। पहली बात, एक पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है। दूसरी बात क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और तीसरी बात क्या है कि ये इनकम्प्लीट मीनिंग्स कन्वे करता है। ठीक है, तो इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हो, इनकम्प्लीट मीनिंग्स कन्वे करे, उसको हम कहते हैं फ्रेज। सो इन द इवनिंग, ये भी एक फ्रेज है। विद अ पेपर बैग, ये भी एक फ्रेज है। तो फ्रेज की डेफिनेशन क्या बनी कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, पहली कंडीशन उसके लिए ये है। फिर साथ ही उसे पार्ट ऑफ अ सेंटेंस भी होना चाहिए। फिर साथ ही उसको इनकम्प्लीट मीनिंग्स देनी चाहिए। ठीक है, जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, ये तीनों शराइत पूरी हो जाती हैं, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं कि ये एक फ्रेज है। ठीक हो गया जी। तो दिस इज व्हाट अ फ्रेज इज। इसके बाद हम चले जाते हैं फ्रेज से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ठीक हो गया जी। इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, ये बचपन में पोएम सब ने याद की हुई है। ठीक हो गया जी। और हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। ठीक, इसमें हम्टी डम्टी क्या है और सैट ऑन अ वॉल क्या है। हम्टी डम्टी ग्रामर के लिहाज से ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ठीक है जी, जिसे हम आज तक कहते हैं कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उर्दू में इसे हम कहते हैं फाइल। अच्छा, मानी इसके ये है एक्शन करने वाला, डूअर। तो सेंटेंस में एक्शन करने वाला या डूअर, उसको हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हम्टी डम्टी ये सब्जेक्ट है। एंड ये जो है सैट ऑन अ वॉल, ये क्या है, दीवार पर बैठा। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट हम्टी डम्टी। सैट ऑन अ वॉल क्या है, ये सब्जेक्ट हम्टी डम्टी के मुतालिक इंफॉर्मेशन है। तो सब्जेक्ट के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट है। जो डूअर होता है उसको हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है, और डूअर के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट है। मीन्स हम्टी डम्टी ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और सैट ऑन अ वॉल क्या है, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। हम्टी डम्टी का प्रेडिकेट है सैट ऑन अ वॉल। आखिरी मर्तबा दोहरा रहा हूं, काफी मर्तबा दोहराई बात, कि किसी भी सेंटेंस में जो डूअर है, काम करने वाला है, एक्शन करने वाला है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, जैसे हम्टी डम्टी। और सब्जेक्ट के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट है। जैसे सैट ऑन अ वॉल, दिस इज द प्रेडिकेट। अब ये बात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लेने के बाद, अभी तक हमारा एहसास ये है कि सेंटेंस में सबसे पहले हमेशा 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 सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद जो है वो प्रेडिकेट होता है। इट इज नॉट सो। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट अ सेंटेंस। रूड पीपल ही डिसलाइक्स। अब इसमें सबसे पहले है रूड पीपल। तो क्या ये रूड पीपल कोई खुद एक्शन कर रहे हैं? नहीं। इसमें डूअर या एक्शन करने वाला कौन है? ये ही। ये है डूअर या एक्शन करने वाला। तो डूअर या एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है। देयरफॉर इन दिस सेंटेंस ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ही, एंड दिस इज नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सब्जेक्ट लाजमी नहीं कि हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में हो। ठीक है, ये देखें दरमियान में पड़ा हुआ है। तो फिर प्रेडिकेट क्या है? तो इस सब्जेक्ट के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेडिकेट है।
वो क्या है? डिसलाइक्स रूड पीपल। डिसलाइक्स रूड पीपल, ये प्रेडिकेट है। अच्छा, अब इस सेंटेंस में चक्कर क्या हुआ है? इस सेंटेंस में चक्कर ये हुआ है कि उसने ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पहले लिख दिया है। इन सम केसेस वी डू। इन सम केसेस हम ये कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ये सेंटेंस रूड पीपल ही डिसलाइक्स, इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें, ही डिसलाइक्स रूड पीपल, तो ये एक प्लेन थॉट है। इसके अंदर कोई एम्फेसिस नहीं है, इसके अंदर कोई जोर या ताकीद नहीं है। ठीक है, एक सादा सी स्टेटमेंट बन जाती है, ही डिसलाइक्स रूड पीपल। अब हम इस थॉट के अंदर फोर्स क्रिएट करना चाहते थे, एम्फेसिस क्रिएट करना चाहते थे। तो उसमें ग्रामर हमें ये अलाउ करती है कि आप वर्ब को पहले लिख, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को पहले लिख लें, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। तो ये पैटर्न इसके अंदर अडॉप्ट किया गया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पहले लिखा गया है, देन सब्जेक्ट एंड देन द वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस का ऑर्डर इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह से, उसके अंदर एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। देयरफॉर हमारा सब्जेक्ट जो है वो दरमियान में चला गया और प्रेडिकेट उसके दाएं बाएं फैल गया। तो सब्जेक्ट हमारे पास बना ही, और इसका प्रेडिकेट क्या बना? डिसलाइक्स रूड पीपल। ठीक है, और ये पैटर्न में सब्जेक्ट क्यों नहीं है सेंटेंस में सबसे पहले? बिकॉज हमने एम्फेसिस देने के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सबसे पहले कर दिया। सो इस डिस्कशन से हमने ये सीखा है कि सेंटेंस में जो डूअर होता है, दैट कैन बी राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, या कैन बी समवेयर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दरमियान में भी किसी जगह पे हो सकता है। तो जो एक्शन करने वाला है या डूअर है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और डूअर के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये है हमारी डिस्कशन के सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किस चीज को कहते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन है तो फरमाइए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। ओके, सो फार नो क्वेश्चन।